आप सभी ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि हमारी जिंदगी में आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या आगे जाके मैं एक कामयाब इंसान बन पाऊंगा, या फिर हर वो चीज जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पास होगी भी या फिर नहीं। देखा जाए तो इन सारी ही चीजों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपको आपका फ्यूचर बताने का दावा करते हैं, और इन लोगों को आप आज के टाइम ट्रेवलर भी समझ सकते हो। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो इस कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, सही सुना आपने, ये लोग आपको आपका फ्यूचर बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में आगे होगा क्या, आपको आपकी ड्रीम जॉब कब मिलेगी, या फिर आपका टिंडर मैच कब होगा, आपकी एक्स कब वापस आएगी, क्या आप एग्जाम में पास होगे भी या फिर नहीं होगे। और ऐसे हर वो सवाल जो आपके मन में आते हैं, ये उन सारे सवालों का जवाब देने का दावा करते हैं। बट क्या ये सब सच भी है? आखिर क्या है एस्ट्रोलॉजी और कैसे ये फ्रॉड इंडस्ट्री आपको सालों से बेवकूफ बना रही है? इसे फ्रॉड क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आप इस सबसे कैसे बच सकते हो, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तुम्हें बनाने वाला परम मुक्त है, तो उसकी रचना भी तो मुक्त होगी ना। At the age of 10 this will happen, at the age of 20 this will happen. आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मित्रों, अब उस अचूक उपाय की आपके साथ बात करते हैं जो आपको हर तरीके से मालामाल बना सकता है, आपके घर में धन की आवक को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इस स्कैम के बारे में जानने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और ये सब इतना फेमस क्यों है आज। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक टर्म है जो कि डिराइव हुई है एस्ट्रोनॉमी से। सबसे पहले तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली एस्ट्रोनॉमी का काम होता है स्टार्स और प्लैनेट की स्टडी करना, उनके बारे में जानना, जिससे ये पता पड़ पाए कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, हर एक चीज जो स्पेस से रिलेटेड है उसके बारे में जानने को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। बट एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताने का दावा करती है कि ऊपर जो स्टार्स और प्लैनेट है ना, वो आपकी रियल लाइफ में भी इंपैक्ट डालते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी होता है वो ऊपर बैठे स्टार्स और प्लैनेट की वजह से ही होता है। सबसे पहले जो ये एस्ट्रोलॉजी टर्म आप सुनते हो ना, इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ ही नहीं है। ये सब शुरू हुआ था सन 2000 BC में, जब वेस्ट एशिया में मेसोपोटामिया नाम की जगह हुआ करती थी, जिसको आज हम मॉडर्न इराक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लोग एस्ट्रोनॉमी का यूज करते थे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए। वहां के लोग स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशंस को देखकर सीजन्स को प्रेडिक्ट किया करते थे कि आगे कौन सा सीजन आने वाला है, जिससे कि एक प्रॉपर टाइम पर एक प्रॉपर क्रॉप को प्लान किया जा सके फार्मिंग के लिए। और जैसे जैसे मेसोपोटामिया ग्रो करता गया, वैसे वैसे मेसोपोटामिया ने अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया ग्रीस के साथ। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं, ग्रीस उस टाइम पर अपने फिलोसोफर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। और जैसे जैसे ग्रीस ने उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, वैसे वैसे ग्रीस के फिलोसोफर्स ने मेसोपोटामिया के कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और वहां से ग्रीस के फिलोसोफर्स ने एस्ट्रोनॉमी को अपनी फिलोसफीज और अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ मिला दिया, और वहीं से बनी एस्ट्रोलॉजी। और उन्होंने एक टेट्राबैबलॉस नाम की किताब भी लिखी थी, जो आगे जाके एस्ट्रोलॉजी का बेस भी बनी। इस बुक में बेसिकली इस चीज को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि कैसे ऊपर बैठे स्टार्स और प्लैनेट्स हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन से ये एस्ट्रोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। और फिर क्या था, देखते ही देखते एस्ट्रोलॉजी का इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ कि उसने अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज में अपनी एक इंपॉर्टेंट प्लेस बना ली, और ये एस्ट्रोलॉजी आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। बट अगर देखा जाए तो ये एक अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इंडिया में ये फ्रॉड लोग हर दिन हजारों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके डर का फायदा उठाते हैं और उनसे चंदा वसूल करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि लोग इनकी बिना सिर पैर की बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं। ये सब हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, बट उससे पहले कुछ फर्जी प्रेडिक्शंस देख लेते हैं। साल 2010 और 11 में एक खबर बहुत ही ज्यादा फैली थी कि जो पुराना मायन कैलेंडर है, जो कि 5125 सालों से चला आ रहा है, वो 21 दिसंबर 2012 में खत्म हो जाएगा। और इस कैलेंडर के साथ साथ दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इप्सॉस ग्लोबल सर्वे नाम की कंपनी ने इस पे 20 देशों पे सर्वे कंडक्ट किया, जो कि 16,262 लोगों पर कंडक्ट हुआ, जिसमें ये पता लगा कि 10 में से एक इंसान इन सारी चीजों पर बिलीव कर रहा था। और इस बात को और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिली 2009 में आई 2012 नाम की मूवी से, जिसमें बेसिकली ये दिखाया गया था कि दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। और उस टाइम पे सीरियसली लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे। बड़ी बड़ी कंपनीज ने सर्वाइवल बंकर्स तैयार कर लिए थे, और कुछ जगह तो लोग इतना ज्यादा पैनिक कर गए थे कि मल्टीपल सुसाइड्स हुए। चाइना में एक आदमी ने डर की वजह से पहले तो अपने बच्चों को मार दिया, और बाद में जाके खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। उसको ये लगता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये सब करके वो अपने बच्चों को और अपने आप को इस सारी चीजों से बचा रहा है। ऐसे ही साल 1910 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर कमील फ्लेमेरियन ने कहा था, जब इस साल हेलिस कॉमेट अर्थ के पास से गुजरेगा, तब एक जहरीली गैस बनेगी, जिससे कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। बट जब सच
में वो कॉमेट आया तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम लोगों ने डर की वजह से गैस मास्क खरीद लिए थे और लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गए थे। ऐसे ही आर्नोल्ड कैंपिंग, एक अमेरिकन टीचर ने कहा था कि 2011 21 मई को दुनिया खत्म हो जाएगी और उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स पे चिपकाया। बट जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने डेट बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2011 कर दी और जब अक्टूबर 2011 में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी गलती मानी और चुपचाप बैठ गए। ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था जीन डिक्सन। उन्होंने कहा था कि 5 फरवरी 1962 को दुनिया खत्म हो जाएगी। बट जब उनकी ये प्रेडिक्शन गलत हो गई तो उन्होंने एक और प्रेडिक्शन दी कि 1982 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा। बट जब उनकी दोनों प्रेडिक्शन गलत हो गई तो उन्होंने प्रेडिक्शन करना ही छोड़ दिया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि लोग इन सारी बिना सिर पैर की प्रेडिक्शंस पे आखिर बिलीव कैसे कर लेते हैं। और ये लोग जो प्रेडिक्शंस देते हैं, ये लोग ये नहीं सोचते कि लोग जब पैनिक करेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। ऐसे लोगों को बस दुनिया से एक ही चीज चाहिए होती है, जो कि है मार्केट का अटेंशन। डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि आसमान में स्टार्स और प्लैनेट जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे भी हिलते रहे, उससे हमारी रियल लाइफ में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और दुनिया भर के साइंटिस्ट भी यही मानते हैं। और ऐसा क्यों है, इस चीज को समझने के लिए आपको कोई नोबेल प्राइज विनर वाली नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से साइंस पढ़ी है तो आप इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हो। अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो कौन सी फोर्स होती है जो वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स। बट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हमारी डेली लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे पड़ता है तो उसका इंपैक्ट हमें टाइड्स में देखने को मिलता है, बट ये भी लिमिटेड है। और बाकी प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बट फैक्ट वाली बात तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और उसके डिस्टेंस पर। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ये बताएगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपकी शादी कब होगी, या फिर आपका टिंडर मैच कब होगा? कोई सेंस है इस बात का? जरा सोच कर देखो, दो दोस्त अगर साथ बैठे हैं, प्रशांत और अमन। प्रशांत जनवरी में पैदा हुआ है और अमन मार्च में, तो सूरज क्या ये बोलेगा कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बस जनवरी वाले पे लगाऊंगा, मार्च वाले पे नहीं? प्रशांत, जो कि जनवरी में पैदा हुआ है, बस आज उसी को गुड लक दूंगा मैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, और अमन को नहीं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इस बात का रिलेवेंस बनता है, बट इस बात का कोई भी सेंस नहीं है। और इस एस्ट्रोलॉजी को वेरीफाई करने के लिए 1958 में लंदन में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा बच्चे जो एक वक्त पे पैदा हुए थे उन्हें मॉनिटर किया गया, सालों के लिए, इवन डेकेड्स के लिए। इनकी डेवलपमेंट को देखा गया, इनके 100 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उन्होंने आगे जाकर जॉब करी या नहीं करी, वो मैरिड रहे या अनमैरिड, और उनकी हर एक चीज को मॉनिटर किया गया। और जब 2003 में इस रिसर्च के रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया तो ये पाया गया कि इन 2000 बच्चों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। जब एक वक्त पे पैदा हुए बच्चों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो कैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल वाले बच्चों में कोई भी सिमिलैरिटी हो सकती है? इसे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी हादसे से, जैसे फ्लड आ जाना या फिर ब्रिज का टूट जाना, या फिर 1984 में हुए भोपाल गैस इंसिडेंट को ही ले लो, जहां एक रात में हजारों लोगों की जान गई थी। क्या उनका हॉरोस्कोप सेम था? क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल सेम था? क्या वो लोग एक टाइम पर पैदा हुए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और क्या जो ट्विन्स होते हैं जिनको पैदा होने में कुछ ही सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स का फर्क होता है, जो कि एक टाइम पर एक ही जगह पर पैदा होते हैं, क्या उन सभी की जिंदगी आगे जाके बिल्कुल सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं। उन सभी की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग होती है। और इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी इतना ज्यादा फेमस है कि शादी से पहले लोग कुंडली मैच करवाते हैं। उनकी शादी एक मुहूर्त को देखकर की जाती है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है। अब मेरा ना एक सवाल है, जो लोग ऐसा करते हैं क्या उनकी कभी डिवोर्स नहीं होते? और क्या बाहर की कंट्रीज में जहां ये सब कुछ नहीं होता वहां खाली डिवोर्स होते रहते हैं, वहां कोई अच्छी शादी नहीं होती? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं सबका फ्यूचर बताने में, तो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगा लेते? इनको तो पता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, तो अपने पैसे लगा और जीत लो लॉटरी। बट ऐसा होते हुए हमें कभी नहीं दिखता, बल्कि कुछ गरीब एस्ट्रोलॉजर्स आपके घर पे आके चंदा मांगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम इन एस्ट्रोलॉजर्स की बातों में आ जाते हैं? क्यों हम अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं? और कैसे ये लोग हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना के चले जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता? ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में सर्टेनिटी चाहते हैं हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, सेफ हो, सिक्योर हो। बट ये बात भी सच है कि लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और इसी बात का फायदा एस्ट्रोलॉजर्स उठाते हैं। जब भी हम अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से, तो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, लोग सिक्योर फील करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की बातें सुनने के बाद लोगों को सर्टेनिटी महसूस होती है और लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे आप भी ये सोचने लग जाते हो कि भाई ये सब इसको कैसे पता, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो ये लोग यूज करते हैं। सबसे पहला, बार्नम इफेक्ट। एस्ट्रोलॉजर्स जनरली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो कि सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो सुनने में सिंपैथेटिक लगे और लोगों को लगे कि ये तो हमारे बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हो, आप बहुत पैसे कमाओगे आगे जाकर, आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है जो आज तक बाहर निकलकर नहीं आया है। और जब आप ये सब सुनते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं, ये बाबा तो चमत्कारी हैं। इस चीज के ऊपर 1948 में एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टडी हुई थी। बैट्राम आर फोरर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 39 स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। फोरर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया। उनसे बोला गया कि टेस्ट के बाद उनकी सारी आंसर शीट्स को चेक किया जाएगा और उनके आंसर्स के बेसिस पर हर किसी को एक पर्सनलाइज्ड पर्सनैलिटी स्केच दिया जाएगा। ये स्केच उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टेस्ट के बाद फोरर ने उन सभी के आंसर्स को चेक किया और उसके बाद उन सभी के आंसर्स के अकॉर्डिंग उनको एक पर्सनलाइज्ड पर्सनैलिटी स्केच दिया गया। ये स्केच एक शीट थी जिसमें 13 डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे, 13 डिफरेंट क्वालिटीज लिखी हुई थी उन स्टूडेंट्स की, और बोला गया आपको रेटिंग देनी है अपनी पर्सनैलिटी की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। इसमें 0 का मतलब ये क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है, ये आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं है, और 5 का मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। सभी से उनके पर्सनैलिटी स्केच को कलेक्ट किया गया और देखा गया कि 39 में से केवल 5 स्टूडेंट्स ने 4 से कम नंबर दिए और बाकी स्टूडेंट्स की जो एक्यूरेसी थी वो थी 4.25 आउट ऑफ 5। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट ये बात मानता था कि जो 13 क्वालिटीज उनके बारे में लिखी गई थी वो मैच करती थी उनकी पर्सनैलिटी से। और यहां आता हमारी कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन सारे बच्चों को सेम पेपर दिया गया था जिसपे सेम क्वालिटीज लिखी हुई थी, यानी कि जो पर्सनैलिटी स्केच था वो हर स्टूडेंट के लिए सेम था। फिर भी उनको ये लगता था कि ये तो मेरी बात हो रही है। फोरर ने ये कंक्लूजन दिया कि अगर हम ऐसी डिस्क्रिप्शन देंगे जो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड और जनरलाइज्ड हो, लेकिन उसे इस तरीके से फ्रेज किया गया हो कि वो पढ़ने में लगे कि ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात हो रही है। और एस्ट्रोलॉजर्स भी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं और सिर्फ क्लोज लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। अगर देखा जाए तो एक समझदार इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट ही रखता है, वो किसी और के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करता, सिर्फ क्लोज लोगों के साथ ही शेयर करता है, और ये हर किसी के साथ है। तो आप किसी को भी बोलो, हर किसी को यही लगेगा कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। आपके साथ बचपन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। ऐसा कौन ही होगा जिसके साथ बचपन में कोई ना कोई कारनामा नहीं हुआ होगा। हो सकता है किसी के लिए चोट लग गई होगी, किसी ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खो दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, बट हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो बचपन से लेकर आज तक रहते ही रहते हैं। तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। आपको ना दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आपकी इसी आदत की वजह से लोग ना आपका फायदा उठा लेते हैं। ये सारी स्टेटमेंट सुनने में लगती है ना कि ये सिर्फ आप ही के बारे में बात हो रही है, बट ये सारी स्टेटमेंट हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब दूसरी ट्रिक ये लोग जो यूज करते हैं उसका नाम है कोल्ड रीडिंग। इसमें ना जनरली एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई क्लूज की तलाश में रहते हैं, जैसे कि सामने वाले पर्सन का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसने फॉर्मल वियर कर रखे हैं या फिर नॉर्मल टी शर्ट, इसने ब्राइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं या फिर फेड कलर के, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, हिंदी में बात करता है या फिर इंग्लिश में, या फिर हिंदी के बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वेट गेन कर रखा है या फिर फिट बंदा है, जूते कैसे पहने हैं। अगर आप भी इन सारी चीजों के बारे में जान जाओ इंसान की, तो आप बहुत हद तक गेस कर सकते हो कि सामने वाले की आदतें कैसी होंगी, ये खाना कैसा खाता होगा, इसके फाइनेंसेस कैसे होंगे, एजुकेशन कैसी होगी। ऐसे ही काफी सारी चीजें एक इंसान के बारे में बहुत हद तक जानी जा सकती हैं। यही ट्रिक्स एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं आपको प्रिडिक्ट करने के लिए, और इन्हीं सारी ट्रिक्स को यूज करके वो आपके बारे में जान जाते हैं, और जब आपके बारे में निकाली हुई बातें वो आपको बताते हैं तब आप भी शॉक हो जाते हो। अब समझ में आया ये सब होता कैसे था। और ये स्कैम आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से इंसान के पास टाइम ही नहीं रहता अपने पर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, और जब उसके पास कोई भी नहीं होता अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो वो ढूंढता है कोई तो मेरी बातें सुने, कोई तो मुझे समझे। हर इंसान चाहता है उसके पास कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके, और जब इंसान के पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई होता ही नहीं है, तब वो चला जाता है डिप्रेशन में। और पता है डिप्रेशन में जाने का रीजन क्या होता है? अकेलापन, लोनलीनेस। और कुछ कंपनीज इसी बात का फायदा उठा लेती हैं, फायदा उठाती हैं आपके अकेलेपन का, फायदा उठाती हैं आपके डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस का, और कुछ कॉमन फ्रेजेस यूज करके एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जैसे कि अगर आपको अपनी एक्स को वापस लेकर आना है तो हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करें, नौकरी कब लगेगी,
ये जानना है अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल करो। ऐसी ही काफी सारी एडवर्टाइजमेंट हमें इंटरनेट पे देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल जाती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग अनसर्टेनिटी से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और ये कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती हैं और मार्केट में लोगों को पागल बना बनाकर बहुत बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज खड़ी हो गई हैं और इन एप्स पर एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग चलती है। आप जाओगे अपना फ्यूचर पता करने के लिए, बट ये आपको काउंसलिंग दे देंगे और ये काम तो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त भी कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ नया नहीं होता वहां पे। लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे ना जाने कितने रुपए बर्बाद कर दिए अपने। ये लोग आपके डर का फायदा उठाते हैं और आपकी मजबूरी में आपसे पैसे लूटते हैं। बैंगलोर की एक वुमेन ने तो अपने एक्स को वापस लाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को 8.2 लाख रुपीस खर्च कर दिए और बाद में ये सब कुछ पता पड़ा कि ये सब स्कैम किया जा रहा था उस लड़की के साथ। इतने सारे फैक्ट बता दिए कि ये सब साइंटिफिकली गलत है, लॉजिक नहीं बनता इनकी बातों का, लेकिन नहीं, लोग एस्ट्रोलॉजर्स के बहकावे में फिर भी आ जाते हैं। इन सब की बढ़ती हुई ग्रोथ का रीजन आजकल की पॉडकास्ट कम्युनिटी भी है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी पता है कि लोग इस सबसे बेवकूफ बनते हैं। भूत प्रेत के पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट और ना जाने ऐसे कितने अंधविश्वास पॉडकास्ट के थ्रू दुनिया भर में फैलाए जा रहे हैं। लोगों को समझाने की जगह कि ये सब अंधविश्वास है, बेकार है, इस सब में कुछ भी नहीं रखा। आजकल के यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स इन सारी चीजों में व्यूज और पैसे के लिए घुसे जा रहे हैं। वैसे तो ये भी बोला जाता है ना कि आपकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, सब कुछ ऊपर से पहले ही लिखा जा चुका है। फिर कैसे ये फर्जी लोग आपकी किस्मत को बदल सकते हैं? तो पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वेलेक्सा 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 मनी के लिए आनंद ही आनंद। और ये सब दुनिया को बताने से पहले तुम्हें पता पड़ गई थी तो तुम्हें देश का अंबानी होना चाहिए था। तुम क्यों पॉडकास्ट में जाने लगे? और इन एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग काम वाम गया तेल लेने। कुछ आता हो या ना आता हो, कोई स्किल आती हो या ना आती हो, घर बैठे बैठे ये सो कॉल्ड स्टूपिड उपाय करो और पैसा ही पैसा होगा। घर बैठे बैठे करते रहो कॉन्वेलेक्सा और कमा लो पैसे। दूसरों के घर पर जाके चंदा क्यों मांगना? कर्मण्या वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त व कर्मणि। भगवत गीता का ये श्लोक है। खुद श्री कृष्ण ने ये वाली बात बोली है कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको जो अधिकार मिला है वो कर्म करने का है, फल देना या ना देना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। आप कितने ही अंधविश्वासी उपाय कर लो, बैठे बैठे सोचते रहो कि ये बोलने से पैसा आएगा, ये बोलने से ग्रोथ होगी, ये बोलने से कामयाबी मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म है। बिना कर्म करे आपको फल नहीं मिलने वाला। और अगर आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाओगे तो मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने से, आपको कामयाबी हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर आप इन फर्जी लोगों के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। देश में करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हमारे देश में क्या, ये ढोंग आजकल पूरी दुनिया में फैल रहा है। और अब आप जान चुके हो कि इस फ्रॉड का सच आखिर क्या है और कैसे हम सभी लोगों को सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था। और अभी इस वीडियो को देखने वाले दो तरीके के लोग हैं। पहले वो लोग जो अब भी इन सारे स्कैम्स का शिकार होंगे, वो अभी भी इन फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, अपने फ्यूचर जानने के चक्कर में पड़ेंगे, काम नहीं करेंगे और आगे जाके रिग्रेट करेंगे कि मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी सही जगह पर लगाकर रिजल्ट्स क्यों नहीं निकाले। और दूसरे वो लोग होंगे जो ये बात को समझेंगे कि ये सब स्कैम है और इन सारी चीजों से आपकी लाइफ में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके हाथों में आपके कर्म है। सही वक्त रहते हुए सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाना तो शुरू करो और आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना ज्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस वीडियो को जितनी ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो आज के आज करो और स्पेशली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका क्या सोचना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और ऐसी और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।